स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो सिटीजनशिप पे होगी। मैंने इस विषय पे कहा भी था, पिछले कक्षा में मैंने जिक्र भी किया था इस विषय को लेकर। तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सिटीजनशिप क्या है। देखिए, हमारे पहले से लेकर जो आर्टिकल हमारा जो फर्स्ट है, यानी कि अगर हम देखें तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की बातचीत हमारी हो चुकी है। 1 से लेकर 4 तक की जो आर्टिकल हमारी है ये बातचीत हो चुकी है। आप अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो को आप जाके देख लें, क्योंकि इस पे हमारी बातचीत हो गई है। आज जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे वो भाग दूसरा है। उस यानी कि संविधान में जो है हमारे टोटल जो है वो 22 भाग हैं, और 22 भाग में जो है आज हम लोग दूसरे भाग को करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा पहला भाग हो गया है। ये संविधान का जो पहला भाग है ये हमारा हो गया है। इसको आप देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में चर्चाएं हुई है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। दूसरे भाग की अगर बात करें तो इसमें टोटल जो है 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल जो है इसके लिए है। 5 से लेकर 11 तक के लिए आर्टिकल भाग 2 में है। तो आज बेसिकली हम लोग इसी पे बातचीत करने वाले हैं। इसको समझने से पहले एक चीज समझना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे नागरिकता का प्रावधान क्या है। हमारे यहाँ पे नागरिकता को लेकर किस तरीके के जो है प्रक्रियाएं हमारे यहाँ पे है। तो सबसे पहला चीज जो हमें ध्यान में रखना है, हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता का सिस्टम चलता है। एकल नागरिकता, और एकल नागरिकता का मतलब होता है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप इसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का जो है, मान लेते हैं आप जैसे, हम जैसे यहाँ पे भारतीय नागरिक हैं, यदि हम कल को अगर किसी दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता जो होगी, भारत की नागरिकता होगी, वो समाप्त कर दी जाएगी, ऑटोमेटिक ये खत्म कर दी जाएगी। वो कैसे होता है आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहला चीज तो होता है कि हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे चलता है। दूसरी चीजें हैं, ये जो नागरिकता से रिलेटेड जो विषय है, सब्जेक्ट जो है, ये केंद्र को दिया गया है। केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। यानी कि यहाँ पे इस पे जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ये संघ सूची का विषय हो जाता है। संघ सूची क्या होता है, तो फिर से मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि संघ सूची क्या होता है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 246, 246 करके एक आर्टिकल है। इसके 3 हिस्से हैं। 246 आर्टिकल के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से को कहते हैं हम लोग संघ सूची, दूसरे हिस्से को हम लोग कहते हैं राज्य सूची, और तीसरा जो हमारा होता है जिसको कहते हैं समवर्ती सूची। इसका मतलब होता है कि हमारे पास एक कानून, एक जो है एक आर्टिकल है 246, जिसमें ये बातें किया जाता है कि एक होता है संघ सूची, एक राज्य सूची, और तीसरा जो है समवर्ती सूची। इसका अर्थ होता है कि कुछ विषय दिए गए हैं, जैसे 99 विषय जो है केंद्र के पास है, जिसको लेकर वो कानून बना सकते हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट जो है 99 सब्जेक्ट पे जो है क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। यानी कि 99 विषय इनको दिए गए हैं। जैसे कि क्या क्या, तो डिफेंस, यानी कि मान लेते हैं डिफेंस से मान लेते हैं कि हमारा कोई कानून बनाना हो, या बैंक से रिलेटेड कोई कानून बनाना हो, तो ये सारे काम कौन करेंगे? तो ये जो है केंद्र का जो है ये विषय हो जाता है। समझेंगे ये सब क्या होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसको बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे जब इस आर्टिकल का चर्चा करेंगे हम लोग, तब सीक्वेंस में। अभी फिलहाल इस बात को समझाने के लिए मैं आपको इसका जो है रेफरेंस दे रहा हूं। राज्य सूची जो विषय है टोटल हमारे यहाँ पे वर्तमान में ये 61 है। 61 विषय राज्य के पास है जिसमें से वो कानून बना सकती है। जैसे कि तो राज्य के पास जो है एक, जैसे कि कृषि को लेकर राज्य मान लेते हैं, कृषि जो होता है वो राज्य का विषय होता है, तो कृषि से रिलेटेड कोई कानून होगा तो राज्य बनाएगी। और साथ ही साथ जैसे पुलिस को लेकर,
पुलिस को लेकर अगर जैसे कि यूनियन टेरिटरी, जैसे मान लेते हैं दिल्ली जैसे शहरों को छोड़ दे, तो यूनियन टेरिटरीज को छोड़ दे वहां के, तो उसके अलावा राज्य का विषय होता है पुलिस। पुलिस जो होता है बेसिकली राज्यों का विषय होता है। तो पुलिस से रिलेटेड कोई कानून बनाना हो, उसे जुड़ा हुआ कोई कानून बनाना हो तो कौन बनाएगी, तो वो राज्य सूची का विषय के अंतर्गत आता है, नहीं कि वो राज्य बनाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से समवर्ती सूची जो 51 है वर्तमान में हमारा, ये 51 है टोटल, और इस पे कानून बनाने का हक किसको है, तो वो केंद्र सरकार भी बना सकती है, वो राज्य सरकार भी बना सकती है। जैसे कि एक शिक्षा, एजुकेशन पे कानून जो है ये दोनों बना सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे वर्तमान में, जैसे झारखंड में बात करें तो देखेंगे तो झारखंड में जो है ना, एजुकेशन की बात करें अगर, तो बुक्स देने का काम सामान्यतः कौन करती है, बुक्स देने का काम करती है राज्य सरकार। और आप देखेंगे खाना जो मतलब मिड डे मील होता है, दोपहर में जो खाना मिलता है बच्चों को, वो दोपहर का खाना जो देती है वो संघ सरकार देती है, यानी कि जो है वो केंद्र सरकार देती है। तो आपको पता चल गया होगा, यानी समवर्ती सूची, यानी कि दोनों ये काम कर सकते हैं। यानी कि जो है समवर्ती सूची का विषय का मतलब वो होता है कि दोनों लोग काम कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट, जंगल जो है आमतौर पे ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये 1976 से पहले नहीं था। 1976 में 42वां संशोधन हुआ। 42वां संशोधन क्या होता है, संशोधन का मतलब होता है संविधान में कुछ सुधार। तो 42वें नंबर का जब संविधान संशोधन हुआ ना, तो जो फॉरेस्ट था, जंगल जो था, वो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इसमें, जबकि पहले किसमें था, तो ये राज्य सूची का विषय था। बात करेंगे आगे, बात इस पे चर्चा होगी आगे कि ऐसा कैसे हुआ। तो आप समझ पा रहे होंगे कि संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है। इन सारे विषय पे क्या होता है, ये इस तरीके से कार्य करती है। पूरी के पूरे जो है पूरा सिस्टम जो हमारा है, यानी कि संघ सरकार जो है इतने विषय होते हैं उनके पास, राज्य सरकार के पास 61 विषय होते हैं, और समवर्ती सूची के पास 51 विषय दिए गए हैं। तो हम बात करें सिटीजनशिप की, तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप हमने देख लिया। सेंटर के पास जो होता है ये पावर होता है कि सिटीजनशिप को लेकर ये कानून बनाए। तो सिटीजनशिप को लेकर जब भी कोई कानून बनाएंगे तो कौन बनाएंगे, तो ध्यान रहे ये पार्लियामेंट को ये हक है, संसद को ये हक दिया गया है कि वही इसमें कानून बना सकती है, अन्यथा कोई राज्य विधानमंडल इसमें कानून नहीं बना सकता है। तो ये तो बातें आपको मालूम पड़ गई कि ये बेसिक बातें हैं जिसको भी समझना जरूरी है। उसके बाद आर्टिकल को समझेंगे। अब देखिए यहां पे बेसिकली क्या है, तो ये जो आर्टिकल 5 है वो क्या कहता है, तो आर्टिकल 5 को अगर हम देखें तो आर्टिकल 5 में जो है, आर्टिकल 5 में एक चीज का जिक्र है। ये हम बात कर रहे हैं दरअसल हमारे यहाँ पे जब हमारे यहाँ पे विभाजन हुआ 1947 में, तो 1947 में जो देश जो है हमारा विभाजित हुआ, भारत पाकिस्तान बना, तो उसको डील करने के लिए, उसको ठीक से मैनेज करने के लिए कुछ आर्टिकल लिए गए हैं, जो कि 5 से लेकर 8 तक आर्टिकल है। 5 से लेकर जो 8 आर्टिकल जो हमारे सामान्यतः हमारे यहाँ पे है, बस उस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या किया गया था, ये आर्टिकल लिए गए थे। तो देखते हैं क्या बातचीत है। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या है ना, कि हमारे यहाँ पे नागरिकता में बहुत कुछ बदलाव आ गया है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे वो कैसे उस समय के, लेकिन उस समय की स्थितियों को डील करने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये आर्टिकल रखे गए थे। वो क्या है, तो आर्टिकल 5 में 5 मतलब 3 शर्तें रखी गई थी कि कौन हमारे यहाँ पे नागरिक हो सकता है। तो 3 शर्तें रखी गई थी, वो कौन क्या है, तो पहला जो कंडीशन रखा गया था, यदि कोई बच्चा भारत में पैदा हुआ हो, यदि कोई बच्चा भारत में जन्म लिया हो, तो उसे नागरिकता, यानी कि जो वो भारत के नागरिक वो होंगे। दूसरी बातें, यदि किसी व्यक्ति के माता या पिता, कोई भी माता या पिता दोनों में से कोई भी यदि भारत के नागरिक हैं, यदि वो भारत के नागरिक हैं, तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। और यदि हमारे यहां पे आजादी से पहले, यानी कि आजादी से, इसको यहां पे रखा गया था संविधान लागू, यानी कि 26 जनवरी 1950, ये डेट रखा गया था 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले,
5 साल पहले से यदि कोई व्यक्ति रह रहा हो तो वो भी भारत के नागरिक हो सकते हैं। ये आर्टिकल 5 में ये 3 शर्तें रखी गई थी। आर्टिकल 5 में ये 3 शर्तें रखी गई थी कि यदि कोई बच्चा भारत में जन्म लेता हो, यदि किसी व्यक्ति का माता या पिता दोनों में से कोई एक, माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसको मिल जाएगा, उस बच्चे को मिल जाएगा। 26 जनवरी 1950, ये डेट क्यों ले रहे हैं? तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो इसीलिए हम इस डेट को ले रहे हैं। यहाँ पे 5 साल पहले, यानी कि इस डेट से 5 साल पहले यदि कोई भारत में रह रहा होगा तो वो भी भारत के नागरिक होने के लिए वो कैपेबल होगा। तो ये आर्टिकल 5 में ये बेसिकली ये बातें लिखी हुई थी। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है? तो इसी प्रकार से आर्टिकल 6 में जो बातें थी, आर्टिकल 6 की अगर बात करें तो इसी प्रकार की आर्टिकल 6 बातें करता है। वो क्या है? तो देखिए, आर्टिकल 6 में 2 कंडीशन रखी गई थी। आर्टिकल 6 में 2 कंडीशन रखी गई थी। वो क्या है? तो देखिए, इसमें जो 2 शर्त था, 2 शर्तें थी, वो क्या है कि यदि व्यक्ति, जैसे कि क्या हुआ था ना कि हमारे यहां पे बहुत सारे लोग क्या हुए थे कि पाकिस्तान से क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग रिटर्न आए थे। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और कुछ लोग जो है पाकिस्तान से भारत आए, वो स्थिति ऐसी थी। तो एक कंडीशन रखा गया था कि यदि कोई व्यक्ति, यानी कि 19 जुलाई एक डेट लिया जाता है, 19 जुलाई 1948, ये डेट याद रख लीजिएगा। 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई व्यक्ति भारत आ गया हो, इससे पहले यदि कोई भारत व्यक्ति आ गया हो तो वो जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरी कंडीशन ये थी कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई, यानी कि इसी डेट पे 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत आया हो तो उसके लिए क्या था, 6 महीने का प्रावधान था। यानी कि उसके लिए कि वो 6 महीने व्यक्ति रहेगा भारत में, 6 माह तक रहेगा, और 6 माह तक रहने के बाद वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये कंडीशन थी आर्टिकल 6 में। बेसिकली हमें आर्टिकल 11 को समझना है क्योंकि उसी में सारी बातें आज के डेट में लिखी हुई है जो कि हमें समझना है बेसिकली नागरिकता को लेकर। हम इन सारे आर्टिकल को केवल इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आज इनका कितना महत्व है वो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये उस समय की स्थिति को डील करने के लिए ये कंडीशन रखा गया था। इसी प्रकार से आर्टिकल 7 है। आर्टिकल 7 क्या है? तो आर्टिकल 7 में क्या बातें हैं यहां पे देखें तो आर्टिकल 7 वो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान जाने के बाद मन किया कि वो वहां पे सुरक्षित नहीं है और वो चाहता है कि वापस से भारत में आए, तो उनके लिए ये आर्टिकल था। इसमें क्या था कि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले जो पाकिस्तान गया था, 1 मार्च 1947 से पहले कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया था और वो वापस से रिटर्न आया भारत में, तो उसके लिए था वही तरीका कि आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। पहले 6 महीने तक आपको भारत में रहना पड़ेगा, आके 6 महीने तक आपको क्या करना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से आप क्या करेंगे, भारत के नागरिक होंगे। ये आर्टिकल है आर्टिकल 7। इसके बाद एक आर्टिकल आता है, ये आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में कहता है कि उस समय जो है बहुत सारे लोग जो विदेश में रह रहे होंगे लेकिन भारतीय मूल के होंगे या भारतीय वंश के होंगे, तो उनके लिए आर्टिकल था कि यदि कोई भारतीय वंश का है, कोई व्यक्ति भारतीय वंश का है जो विदेश में रह रहा हो, भारतीय वंश का व्यक्ति है और जो विदेश में रह रहा हो, यदि वो चाहे
कि भारत में नागरिकता प्राप्त करे, तो वो भी क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो भी आ सकते थे। उनके लिए क्या है, हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, और सेक्शन जो हमारा यहाँ पे इसके लिए सेक्शंस बनते हैं, वो क्या सेक्शन है अभी देखेंगे थोड़ी देर में। 1 साल के लिए इनको क्या करना पड़ता था, 1 साल के बाद वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते थे। ये सारी जो है इनके लिए कंडीशन अप्लाई होते थे। तो आर्टिकल 7 में कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान गया, वापस से वहां पे मन किया कि वो वहां पे सुरक्षित नहीं है और वो चाहता है कि भारत आ जाए, तो वैसे व्यक्ति के लिए यह प्रावधान था, यदि कोई भारतीय वंश का जो व्यक्ति कहीं भी रहता हो पूरे विश्व में, वो चाहता है कि भारत में रहे, तो उसके लिए यह प्रावधान था कि वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत में आ सकता है। अब आर्टिकल 9 कहता है यदि कोई व्यक्ति, आर्टिकल 9 कहता है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई भी व्यक्ति हुआ, एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि अमेरिका में जाके वो क्या करे, अपना नागरिकता प्राप्त कर ले। तो यदि वो व्यक्ति ऐसा करता है कि अमेरिका का नागरिकता प्राप्त करता है, अमेरिका का मैंने भी जिक्र किया होगा शायद थोड़ी देर पहले, कि यदि वो अमेरिका का नागरिकता प्राप्त कर लिया तो भारत की नागरिकता उसकी रद्द हो जाएगी। इसी को कहते हैं एकल नागरिकता, जो कि मैंने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले। इसमें यह होता है कि यहाँ पे कोई एक्स नाम का व्यक्ति जो किसी भी देश का जो है नागरिकता जैसे ही ग्रहण किया, वहां के कंडीशंस के आधार पे यदि उन्होंने ग्रहण कर लिया, तो यहाँ की नागरिकता उनकी रद्द हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये बातें हमारे यहाँ पे आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आर्टिकल 10 है, जो अनुच्छेद 10 है, आर्टिकल जो 10वां नंबर है, वो ये कहता है कि जो आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक जो बातें अभी हमने की है, 5 से लेकर 8 तक जो भी बातें हमने अभी कंडीशंस में जो भी हमने अभी देखा है, उसमें यह कहा गया है कि 5 से लेकर 8 तक जिस तरीके से लोगों को नागरिकता दी जा रही है, यह गारंटी देता है कि उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। इसमें गारंटी प्रदान करता है, यानी कि गारंटी मिलता है उन लोगों को कि आपकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी जब तक कि पार्लियामेंट, यानी कि जब तक कि पार्लियामेंट कोई कानून ना बना दे उससे रिलेटेड, कोई दूसरा कानून जब तक पार्लियामेंट नहीं बनाएगी, तब तक हम ये इस व्यक्ति के लिए ये गारंटी के रूप में काम करेगा कि उसकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। तो क्या करता आर्टिकल 10, एक प्रकार से हमें उन सारे व्यक्तियों के लिए क्या करती है, तो एक प्रकार से वो गारंटी प्रदान करती है। तो ये हमारे आर्टिकल 10 में ये बातें लिखी हुई है। अब हमें समझना है आर्टिकल 11, यही आर्टिकल है जो हमें समझना है, और इसी आर्टिकल को समझने में हमें काफी समय लग जाएंगे। तो आपको धैर्यता के साथ चीजें सुननी पड़ेगी, और ध्यान रहे, हो सकता है कि आज पूरी बातचीत ना हो पाए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो इसके बाद आर्टिकल जो हमारा 11 है, वो क्या कहता है, दरअसल ये कहता है कि भारत के संसद के पास ये पावर है, भारत के संसद के पास ये पावर है कि वो नागरिकता से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कानून को बना सकती है, वो अधिकार है। भारत के जो संसद है, यानी कि भारतीय संसद जो है, इसको ये पावर दिया गया है, इसे ये पावर दिया गया है कि संविधान में, यानी कि वो कानून के माध्यम से सिटीजनशिप को लेकर जो भी कानून वो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। किसके सहायता से, तो पार्लियामेंट के सहायता से। तो ये हमारे आर्टिकल 11 में मेंशन है। एक चीजें और यहां पे बातें की गई है कि ये 368 के बाहर होगा। अब ये 368 क्या है, तो हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे भी जो हमारे यहाँ पे जो एक हिस्सा है, यानी कि एक भाग है 20, और इसी के अंतर्गत आता है 368। ये 20वें भाग जो है ना, 20वें भाग में जो है ना आर्टिकल 368 है, वो ये कहता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रियाएं क्या होगी। संविधान में संशोधन की प्रक्रियाएं ये बताता है। मैंने पिछले क्लास में इसके बारे में जिक्र किया होगा। संविधान संशोधन की बात करता है,
और मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन जो है बेसिकली दो प्रकार का आर्टिकल 368 में मेंशन है, वैसे तीन प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था, आप याद कर लीजिए कि एक तो होता है साधारण बहुमत से जो हो सकता है, साधारण जो है अमेंडमेंट हो सकता है, यानी कि संशोधन हो सकता है, और एक विशेष बहुमत, और तीसरा जो हमने बताया था आपको विशेष बहुमत प्लस 50% राज्य, 50% मतलब आधे राज्य को शामिल करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि ये आर्टिकल 368 में केवल इन्हीं का जिक्र है, इन दो जो है प्रक्रियाओं का जिक्र है। ये साधारण तरीका होता है जो कि हम लोग 50% +1 से कर लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि संसद में कोई व्यक्ति बैठा है तो वहां मान लेते हैं 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में अगर 51 लोगों ने भी अगर हामी भरा तो वो पास हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे क्या है 545 सीटें हैं, तो 545 में जो है हमारे यहाँ पे 273 सीटें हैं, तो 273 सीटों में ये पास मान लिया जाएगा। ये हमारे लोकसभा की सीटें होती है 545, मैक्सिमम 552 है, लेकिन फिलहाल ये समझना है कि ये 545 अभी हमें दिखते हैं, तो ये पास मान लिया जाएगा। तो इसके लिए संशोधन करने की जरूरत नहीं, ये आर्टिकल 368 को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है 2/3, ये थोड़ा सा क्या होता है संशोधन कठिन हो जाता है। यहाँ पे 2/3 प्लस राज्यों को भी, आधे राज्यों को शामिल करना पड़ता है। ये प्रक्रियाएं थोड़ी सी जटिल हो जाती है। ये प्रक्रिया क्या है, ये जटिल प्रक्रिया है जो कि आसान नहीं है। कोई भी आया नेता या कोई भी जो है पीएम आया आसानी से इसको चेंज कर दिए, ये नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके लिए हमें खास बहुमत चाहिए होता है, तब जाके हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 11 के कार्य को करने के लिए, यानी कि नागरिकता से रिलेटेड काम करने के लिए हमें 368 को देखने की जरूरत ही नहीं है। ये आसानी से, ये साधारण बहुमत से हो जाता है, इससे कोई भी व्यक्ति कर लेगा। यानी कि सरकारें अगर बहुमत में ना भी हो और संविधान संशोधन करना चाहे किस पे, तो सिटीजनशिप को लेकर, तो वो आसानी से कर सकती है। इसके लिए हमें आर्टिकल 368 को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये बातें हमें, ये आर्टिकल 11 में ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। अब ध्यान रखना है कि अब कैसे आर्टिकल 11 दरअसल क्या बोलता है, अब उसी पे हमें बेसिकली बातचीत करनी है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ आ रही होगी। देखिए, अब आर्टिकल 11 के माध्यम से पहली बार, आर्टिकल 11 के माध्यम से, आर्टिकल 11 के माध्यम से पहली बार एक कानून बना 1955 में। इसको बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955, 1955 का ये कानून था। ये 1955 का कानून है जो कि हमें बेसिकली समझने हैं, यानी कि 1955। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसी कानून को समझने हैं। तो ये 1955 में जब ये कानून आया, जब 1955 में ये कानून आया, तो उसमें जो है 19 सेक्शन रखे गए। ये सेक्शन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। इसमें टोटल 19 सेक्शन रखे गए थे, 19 सेक्शन। अभी हम बात कर रहे हैं आर्टिकल की, लेकिन ये सेक्शन कहां से आ गया, तो कई बार क्या होता है कुछ कानून जब हम बनाते हैं तो उसमें इतने लंबे प्रक्रियाएं होती है, इतनी लंबी प्रक्रियाएं होती है, या इतना कंसेप्ट होता है हमारा उसमें कि हम क्या करते हैं उसको सेक्शन में बांट देते हैं ताकि वो ज्यादा जटिल ना हो जाए। इसीलिए क्या करते हैं हम सेक्शंस के रूप में उसको क्या करते हैं बांट देते हैं। तो यहां पे जब ये कानून आया 1955 में, तो इसमें जो है ये 19 सेक्शन रखे गए। 19 सेक्शन में बातचीत की गई कि कैसे हमें जो है दरअसल नागरिकता मिलेगी।
तो इसमें जो हमें बेसिकली समझना है वो क्या क्या समझना है, तो यहां पे देख लेते हैं। यहां पे सेक्शन नंबर, ये जो सेक्शन नंबर है वो सेक्शन नंबर 3 है, ये सेक्शन नंबर 3 है, ये सेक्शन नंबर 4 है, ये सेक्शन 5 और ये 6 और ये 7। और हमें सेक्शन जानने हैं, तो यहां पे सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस सिटीजनशिप एक्ट में देखिए आज भी यही कानून चल रहा है, ध्यान रहे, सिटीजनशिप को लेकर जो है, नागरिकता को लेकर आज भी यही कानून वैलिड है। बस ध्यान रहे समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ है, जैसे कि 1986 में सिटीजनशिप जो एक्ट आया था उसमें परिवर्तन हुआ, इसी में परिवर्तन किया जाता है बेसिकली। और 2003 में आया, 2019 में आप देख रहे हैं, तो इन सारी चीजों को देखेंगे कि क्या है दरअसल ये क्या मामला है। तो सिटीजनशिप का पहला जो कानून था, पहली बार जो बना था, किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, ध्यान रहे 11, ये किसको अनुमति देता है, संसद को ये अनुमति देता है कि वो कानून बना सकते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से, ठीक है। और ये होम मिनिस्ट्री को यह अधिकार होता है कि वो प्रस्ताव पेश करे, ठीक है, जो गृह मंत्री होते हैं उनको यह अधिकार होता है कि वो संसद में इस बिल को लाए, ठीक है। तो इसमें इतने सारे सेक्शन हैं, लेकिन बेसिकली हमें ये इतने सारे, ये जो 3 से लेकर जो 10 सेक्शन है, बेसिकली हमें इसी को समझने हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं समय के साथ, वो हम लोग धीरे धीरे चर्चा में लाएंगे। सेक्शन 3 कहता है कि उस समय जो रखा गया था इसमें परिवर्तन हुआ है, इसमें देखेंगे तो सेक्शन 3 में जो है 1986 में परिवर्तन हुआ है, 2003 में परिवर्तन हुआ है। ये क्या परिवर्तन है आगे समय के साथ अभी देखेंगे, ठीक है। तो उस समय 1955 में यह प्रावधान रखा गया था कि कोई भी बच्चा, यानी कि बाय बर्थ की बात करता है, कोई भी बच्चा जो है भारत में जन्म लेगा, भारत में जन्म लेगा, तो वो क्या हो सकता है कि भारत का नागरिक वो हो सकता है, ठीक है। इसमें चेंजेस हुआ है, हम क्या चेंजेस हुआ है अभी देखेंगे। शुरुआत में क्या था, तो बाय बर्थ के माध्यम से जो जन्मजात बच्चा यहाँ का होगा वो यहाँ का नागरिक होने का जो है वो कैपेबल होगा उसके लिए। तो पहली बातें यहाँ पे सेक्शन 3 में लिखी गई थी। दूसरा बातें करता है डिसेंट की। डिसेंट का क्या मतलब होता है, वंश कर्म। डिसेंट का मतलब होता है वंश, वंश के आधार पे इनको नागरिकता मिल सकता है। कैसे, इसको कुछ चीजें जो है, कुछ प्रक्रियाएं फॉलो करनी पड़ेगी और इनको नागरिकता मिल सकता है। उस समय यह प्रावधान रखा गया था कि यदि किसी व्यक्ति का पिता, वंश का मतलब मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है कि विदेश में रह रहा है, उसके पिता मान लेते हैं भारत में रहते थे, बच्चा जो है मान लेते हैं उसके बाद पिता जो है फिर वापस से चले गए या फिर जो है कोई बाहर में सेटल हो गए, तो उनके बच्चे यदि चाहें कि भारत में आकर रहें तो वो भी व्यक्ति क्या हो सकते हैं, यहाँ पे भारत में आके नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए प्रावधान था 1 साल, यानी कि पिता, ध्यान रहे यहां पे उसी को नागरिकता मिलेगा, उसी को नागरिकता मिलेगा किसी का पिता हो ना, तो पिता यदि हैं उनके, तो पिता के आधार पे क्या होगा, इनको जो है ये मिलेगा। और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको 1 साल रहने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। 1 साल आप रहेंगे उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप वीजा ले लीजिए और वीजा के माध्यम से 1 साल लगातार रहिए, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो आपको ये नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पे जो सेक्शन 4 है, इसमें ये बातें करता है। लेकिन ध्यान रहे पिता होने चाहिए भारत के। कोई भी व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पे आके अप्लाई कर सकता है, मान लेते हैं उसके, मान लेते हैं कोई दादा यहाँ पे रहते थे ये, और जो है या फिर उसके बाद फिर उसके बेटे यहाँ पे रहे, और फिर क्या हुआ वो कुछ दिन तक रहे और फिर चले गए बाहर कहीं सेटल हो गए। अब उसका बच्चा जो है, उसका बच्चा अब क्या कर सकता है, क्योंकि उसके पिता यहाँ पे रहे हैं तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो उसके पिता चूंकि यहीं के हैं तो वो बच्चा अप्लाई कर सकता है भारत के लिए। तो ये प्रक्रियाएं था यहाँ पे जो संविधान, जो हमारे यहाँ पे संविधान का ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 11 का सेक्शन 4 में ये बातें लिखा हुआ है।
अब यहाँ पे फाइव में जो बातचीत होती है, फाइव में जो बातचीत होती है वो क्या होती है? तो फाइव ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे कि इसमें एक चीज था कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, कोई व्यक्ति यदि चाहे तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिक हो सकता है। कैसे? कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहां पे नागरिक हो सकता है। इसके लिए क्या प्रावधान था? तो इसके लिए जो प्रावधान था, आज पेन पता नहीं साथ में दे रहा है क्या? ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहां पे वो क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या तरीका है इसके लिए? तो कहा जाता है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा। देखिए कैसे रजिस्ट्रेशन हमें करना पड़ेगा या क्या तरीका है इसके लिए। तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि चाहे कि यहाँ पे ये सेक्शन 5 के माध्यम से कि वो भारत का नागरिक हो, तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये व्यक्ति वो हो सकते हैं जो भारत से किसी रूप में वो संबंधित हो, यानी कि या तो भारत के मूल के हों, जो कि बहुत मान लेते हैं उनके दादा परदादा यहाँ पे रहे हैं और लंबे समय से वो क्या हो गए हैं, वो कहीं विदेश में सेटल हो गए, काफी लंबे समय से रह रहे हैं, 3-4 पीढ़ी जो है पहले यहाँ पे रहती थी, उसके बाद जो है बच्चे को उनके समझ में आया, तीसरे चौथे पीढ़ी के बच्चों को समझ में आया कि नहीं भारत में ही रहना चाहिए, तो उनके लिए ये जो है रजिस्ट्रेशन काम कर सकता था। और साथ ही साथ कोई व्यक्ति जो विदेश गया, वो विदेश में कहीं मान लेते हैं किसी से विवाह कर लिया और वो चाहता है कि भारत आ जाए, तो वैसे व्यक्ति भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। तो इनके लिए क्या प्रावधान था? इनके लिए प्रावधान था कि जब ऐसा कोई व्यक्ति चाहता है कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम क्या करें, सिटीजनशिप प्राप्त करें, तो इसके लिए प्रावधान रखा गया था कि 1 साल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करने से पहले 1 साल तो कंटिन्यू रहना ही पड़ेगा। 1 साल आपको जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लेते 2023 में अप्लाई कर रहा है कोई व्यक्ति, तो 2023 में, माफ कीजिएगा, देखिए आज क्या है ना, थोड़ी सी लीड जो है साथ नहीं दे रही है, तो आप मेरे ख्याल से चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना, कोशिश कर रहे हैं, और इसको हमको रिफिल करवाना पड़ेगा, इसमें समय लग जाएगा, तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा मैनेज कर लें। तो यहां पे क्या है कि 2023 के माध्यम से अगर मान लेते हैं कोई चाहता है रजिस्ट्रेशन लेना, 2023 में अभी चाहता है कोई रजिस्ट्रेशन लेना, तो ये क्या करेगा, 2022 से लगातार 2023 तक तो रहना पड़ेगा, 2022 से लेकर 2023 तक लगातार उन्हें रहना पड़ेगा। 1 साल तो कंफर्म है कि उन्हें रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ देखो कुछ हो सकता है क्या, लो देखें, हाँ चलो अब थोड़ा सा लगता है काम बने। ठीक है, और इसमें हमको लगता है ज्यादा तो नहीं भर गया है, संभावना है कि ज्यादा भर गया है। चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यदि वो चाहता है कि हम वो सिटीजनशिप प्राप्त करें, ये उनके लिए है, यानी कि या तो भारत के मूल के रहे हो, भारत के मूल का मतलब है 3-4 पीढ़ी पहले भारत में रहती थी, अब जो है कहीं सेटल हो गई है और उनके बच्चे चाहते हैं कि वापस से भारत आ जाए, तो उनके लिए, या फिर साथ साथ में यदि कोई व्यक्ति विदेश गया, विवाहित हो गया और वो चाहता है भारत आ जाए, तो उनके लिए ऑप्शंस थे। जैसे कि आप सोनिया गांधी को ले लीजिए, सोनिया गांधी इसी के अंतर्गत जो है ना रजिस्ट्रेशन ली थी। सोनिया गांधी जो है इसी कानून के माध्यम से उन्होंने नागरिकता प्राप्त किया है, ये बातें ध्यान रहे। तो यहां पे 1 साल तो आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अगर आप 2023 में अप्लाई कर रहे हैं ना, 2023 में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रहे कि आपको 1 साल पहले, यानी कि 2022 से लेकर 23 कंटिन्यू रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ 6 साल और 8 साल में 6 साल आपको भी और भी रहना है, यानी कि कुल मिला के आपको 7 साल रहने पड़ेंगे भारत में, तब जाके आपको नागरिकता मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां से अगर हम उठा लें
तो ये टोटल पीछे हो जाता है 2014, यदि कोई अभी लेना चाहता है इस कानून के माध्यम से। तो यदि 2014 में वो नागरिकता के लिए जो है मान लेते हैं वो आता है भारत, तो भारत आया 14 में, तो 14 से लेकर 22 तक, यानी कि ये 14 से लेकर 22 तक 8 साल हो गए। तो 14 से लेकर 8 साल यानी कि जो 22 तक जो है वो 8 साल में 6 साल उनको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। चाहे वो 15 यानी कि जो है ना, यदि वो चाहे तो 16 से कंटिन्यू रह ले, या तो 14 से लेकर जो है यानी कि रहना स्टार्ट करें 18 तक रहें, यानी कि 20 तक रहें, ये भी हो सकता है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, कंफ्यूजिंग थोड़ा है लेकिन फिर भी समझिए। 2014 से लेकर या तो वो 20 तक रह ले, या तो 2016 से लेकर 22 तक रह ले, ये तरीका है। तो इस तरीके से वो क्या हो सकता है, वो प्राप्त कर सकते हैं टोटल, यानी कि अप्लाई जब कर रहे हैं उसे 1 साल पहले तो रहना ही है, कंपलसरी है। तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है कि आप रजिस्ट्रेशन का लाभ ले सकते हैं और आपको नागरिक तब माना जाएगा। ये बातें मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हो गया। इसी प्रकार से जो है हमारे यहां पे ये जो हमारे यहां पे ये जो सेक्शन 6 है, ये क्या बातें करता है। सेक्शन 6 में जो बातें लिखी हुई है वो भी कुछ इसी तरीके की बातचीत करती है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं नेचुरलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत से किसी तरीके से कोई कनेक्शन है ही नहीं, उनका जो है भारत से किसी भी प्रकार का कोई नाता है नहीं, और वो चाहता है कि भारत का नागरिक हो जाए, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है। तो उसके लिए कहा गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, 2 प्रकार के लोग आते हैं विदेश से, मान लेते हैं 2 प्रकार के लोग रहने आए। कौन कौन है? तो एक है जो खास टाइप के व्यक्ति होते हैं, जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं, और दूसरे व्यक्ति होते हैं जो आम व्यक्ति होते हैं। तो खास व्यक्ति में कौन हो जाएंगे? खास व्यक्ति में जैसे कि मान लेते हैं कोई बहुत ही कला के क्षेत्र में कोई महान हो, या फिर लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेचर मतलब साहित्य के फील्ड में कुछ हो, साइंस के फील्ड में कुछ बढ़िया कोई मतलब जो है कमाल किया हो, या फिर मान लेते हैं फिलॉसफी के दुनिया में कुछ अच्छा किया हो। तो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो खास व्यक्ति इनको कहेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं वहां के उस देश के, वो बहुत ही खास व्यक्ति हो सकते हैं। तो उनको भारत सरकार अगर चाहे तो झटके में जो है नागरिकता दे सकती है। ये रिक्वेस्ट करेंगे जो भारत के जो होम मिनिस्ट्रीज हैं, प्राइम मिनिस्ट्री जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे अपील करते हुए इनको जो है डायरेक्ट जो है इनको मिल सकता है नागरिकता। इसी प्रकार से एक होते हैं आम व्यक्ति जो होंगे, उनके लिए क्या है, मान लेते कोई कनेक्शन है ही नहीं, लेकिन वो भारत में आया है, जॉब करता है और वो चाहता है भारत का नागरिक हो जाए, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो उसके लिए दरअसल क्या है कि आपको 1 साल कंटिन्यू रहना पड़ेगा, वही प्रक्रिया जो मैंने अभी बताया, प्लस में आपको 12 साल लगातार रहने पड़ेंगे। कितने में से? 14 साल में। यदि मतलब समझ पा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए 2023 में कोई अप्लाई करता है, वही बात है कि यदि मान लेते हैं कोई 2023 में अप्लाई किया, कोई 2023 में अप्लाई किया, तो 22 से 23 तक तो रहना ही है, 22 से 23 साल तक रहना ही है। 7 साल साथ साथ आपको 2010 से कंटिन्यू 22 तक रहना पड़ेगा, यानी कि 12 साल कंटिन्यू रहना पड़ेगा, और जो है 2023 1 साल तो कंटिन्यू रहना ही है, तब जाके ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो पाएगा 14 साल में। यानी कि 2 साल और बढ़ा लीजिए तो 2008 कर लेते हैं, मान लेते हैं यहां पे, ये आप समझ पा रहे हैं ना कि ये 2022 से मान लेते हैं ये 2010 ले लेते हैं, तो 2010 से यहां तक रहिए कंटिन्यू और फिर 1 साल इधर का रहिए, तो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। लेकिन 2008 ले लेते हैं क्योंकि 14 साल का कंडीशन है, तो यहां से लेकर या तो आप 2008 से लेकर 2020 तक कंटिन्यू रह लें, 2000 देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, 2008 से लेकर 2020 तक या तो कंटिन्यू रह लें, या फिर 2010 से 22 तक कंटिन्यू रह लें, ये तरीका है आपके पास, और 1 साल अंत में तो आपको कंटिन्यू रहना ही पड़ेगा। और इसके माध्यम से आपको क्या होता है, इसके माध्यम से आप यहां पे क्या करेंगे, सिटीजनशिप आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 6।
सेक्शन 7 कहता है कि मान लेते हैं किसी एरिया को हम अपने भारत में शामिल किए, किसी एरिया को भारत में शामिल करते हैं, विदेशी एरिया को, तो भारत सरकार उनको झटके में सबको नागरिकता दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल जब 1975 में क्या किए थे, 1975 में क्या किए थे, सिक्किम जो कि एक स्वतंत्र स्टेट हुआ करता था, सिक्किम, और आज के डेट में क्या है, वो भारत का हिस्सा है। तो 1975 में जब उनको हम लोग शामिल किए थे, 1975 में शामिल किए थे, तो इसी सेक्शंस के माध्यम से हमने क्या किया था, उसको हमने दे दिया था नागरिकता। तो समझ पा रहे हैं? तो कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज हम कह सकते हैं, कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको झटके में जितने सारे लोग आए, किसी विदेशी जमीन को हम अपने भारतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो उसको इस सेक्शन के माध्यम से उनको क्या हो जाता है, उनको हम डायरेक्ट नागरिकता दे सकते हैं। ये कहां पे लिखा हुआ है, तो सेक्शन 7 में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से सेक्शन 8 है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से चाहता है कि नागरिकता स्वीकार कर दे, रिनंसिएशन इसको कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि स्वेच्छा से भारत का नागरिकता को स्वीकार कर, मतलब जो है ना, छोड़ दे, त्याग दे, तो वो इसके माध्यम से कर सकता है। और कोई व्यक्ति को टर्मिनेट भी किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, टर्मिनेट का मतलब हटाना, किसी व्यक्ति को हटाया जा सकता है इस सेक्शन के माध्यम से, उसका नागरिकता जो है खत्म किया जा सकता है इसके माध्यम से। ठीक है, तो एक तो स्वेच्छा से छोड़ रहा हो, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, स्वेच्छा से छोड़ रहा है, एक व्यक्ति की नागरिकता को हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से सेक्शन 10 में जो बातें की गई हैं, इसी प्रकार से ये टर्मिनेट कैसे होता है, तो टर्मिनेट का मतलब होता है, मान लेते हैं एक तो स्वेच्छा छोड़ा, और यहां पे ये ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे, जब मान लेते हैं हम अमेरिका का जो है, हम वहां पे मान लेते हैं कि नागरिकता ले लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा भारत का। इसी प्रकार से किसी किसी का फोर्सफुली हटाया जा सकता है। सेक्शन 10 कहता है किसी को फोर्सफुली हटाया जा सकता है, किसी का नागरिकता फोर्सफुली छीना जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जिसका जन्म भारत में हुआ है उसका नागरिकता किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। जिसका जन्म भारत में हुआ है इस सेक्शंस के माध्यम से भी खत्म नहीं हो पाएगा, बशर्ते जब तक कि इस कानून में ही कोई परिवर्तन ना हो। और ये आसान नहीं होता है, कानून में आसानी से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतने बड़े बड़े जो प्रक्रियाएं होती है आसानी से नहीं होती है, बहुत लंबे समय लगते हैं। तो कभी भी मान लेते हैं कोई व्यक्ति जन्म से यहाँ पे रहा हो, जन्म यहीं पे हुआ है, तो उसका नागरिकता छीना ही नहीं जा सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति मान लेते देश से गद्दारी कर रहा हो और उसके बारे में लगातार पता चल रहा हो सरकार को, और ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो देश के लिए साजिश कर रहा हो और संभावना है कि वो कुछ गलत करे, तो वैसे व्यक्तियों का क्या हो सकता है, रद्द किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जो जन्म से भारत के हैं उनके लिए तो संभव नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज ये बेसिक बातें आपको समझ में आई होगी, ये बेसिक बातें आज समझ पाए होंगे कि नागरिकता को लेकर क्या है, ये बेसिक प्रावधान तो आज हमने समझा है। इसमें अभी बहुत लंबी चर्चाएं होगी। मैं आपको फिर से बताऊं, लगभग 1 घंटे या मे भी 2 घंटे लग जाए आगे, और भी 2019 तक के प्रावधान को समझने के लिए, 2019 तक के कानून को समझने के लिए हमें लगता है कि 1-2 घंटे लग जाएंगे। तो आज हम यहीं पे जो है वीडियो को रोक रहे हैं। नेक्स्ट बार जब हम आए तो बाकी वीडियोस को कनेक्ट करते हुए खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको बेसिकली समझ में आई होगी कि 1955 के आधार पे क्या है, हमारे यहाँ पे नागरिकता को लेकर क्या प्रावधान थे। और आज भी यही कानून चलता है, आज भी यही कानून चलता है, बस इसमें बार बार संशोधन होते हैं। इसलिए आप पाएंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लिखा हुआ रहता है। अब जब नया कानून कोई आता है तो अमेंडमेंट एक्ट रहता है, इसका मतलब यहीं पे सुधार हुआ है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन या सुधार। तो अब इसी में केवल सुधार होता है, लेकिन कानून तो आज भी यही चलता है। तो हम जब अंत जिस दिन खत्म करेंगे उस दिन आपको एक कंक्रीट रूप से समझ में आ जाएगी कि क्या वर्तमान में प्रावधान है नागरिकता को लेकर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।